सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दुनिया बोल है। नए हफ्ते का आगाज है, हफ्ते का पहला दिन है और यकीनन सबकी सोच यही है, महंगाई कहाँ जाएगी। वर्दा, महंगाई कहाँ जाएगी? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और महंगाई पता नहीं कहाँ जाएगी। जो सूरत हाल चल रही है उसमें हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बल्कि हाँ ये यकीन ज़रूर है कि महंगाई मज़ीद ऊपर जाएगी। एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी मैं आपके साथ। तलहा, कल सब लोग निकले, हम जानते हैं महंगाई के अगेंस्ट पुरअमन एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। एक किस्सा है, 2011 का साल था। मिस्र का एक शहर था जहाँ तहरीर स्क्वायर, जिसे हम सब जानते हैं, सही, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया गया था 2011 में। वहाँ के प्रेसिडेंट थे हुस्नी मुबारक, उनका नाम था। इजिप्ट के वो सदर थे हुस्नी मुबारक। उनकी 29 साला हुकूमत को गिराने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया था। और ये प्रोटेस्ट क्यों किया था? क्योंकि वहाँ भी सेम पाकिस्तान वाली सिचुएशन थी। तलहा, ये मैं अपने नाज़रीन को ही बताना चाहूँगी। सेम बेरोज़गारी, महंगाई का बुरा हाल, कहूँगी कि यानी कि तकलीफ, आवाम परेशान, मुसीबत में, हर दर्जे की उनके ऊपर ज़्यादतियाँ की जा रही थी। उसके बाद उनकी एक सोशल मीडिया से ये एक सिलसिला शुरू हुआ, इनकलाब का सिलसिला शुरू हुआ। सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ की आवाम ने एका किया आपस में, आवाम एक कौम बनी और फिर तहरीर स्क्वायर पे जाके, कायरो का एक शहर है, कायरो है इजिप्ट का शहर जो कैपिटल है इजिप्ट का, वहाँ के तहरीर स्क्वायर पे जाके उन्होंने एहतजाज किया। और ये एहतजाज नहीं किया कि 2 घंटे के लिए एहतजाज किया, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, बैठे और फिर अपने अपने घर चले गए। नहीं, वो वहाँ कंटिन्यू बैठे रहे जब तक के हुस्नी मुबारक की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। इस तरह आते हैं इनकलाब, यकीनन इस तरह से चेंजेस की जाती हैं। इमरान खान साहब इनकलाब की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमारी आवाम इनकलाब के लिए तैयार है? इनकलाब के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। कितनी कुर्बानियां लेंगी? और भाई, आपने आवाम का वैसे खून निकाल दिया है, जान निकाल दिया है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, बस हवा जो है ना, सांसों के पैसे लगने वाले हैं। बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है जब हर सांस के पैसे होंगे और फिर अल्लाह खैर करे। लेकिन यकीनन अवाम का जो इस वक्त हाल है, आई डोंट थिंक वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम देम, क्योंकि वो देर सप्रेस, देर डिप्रेस, देर इन लॉट ऑफ प्रेशर, बड़ा मुश्किलात का शिकार है हमारे लोग। लेकिन हुक्मरान ऐसी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपना जो सरकारी घर है उसके ऊपर 48 लाख रुपए खर्च किए हैं टू रेनोवेट इट। जो उनका मिनिस्टर्स एनक्लेव में उनको 22 नंबर घर मिला है, उसके ऊपर 4.8 मिलियन रुपीस रेनोवेशन पे खर्च किए गए। सोचने वाली बात है कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे हालात ऐसे हो। आपको मैं अगर एग्रीकल्चर की एग्जांपल दूं तो पिछले साल इस टाइम के करीब डीएपी का 1000 रुपए का था, इस वक्त 14,000 रुपए का है। यूरिया, जिसकी प्राइस 100 रुपए बढ़ा के 1950 रुपए सरकारी लेवल पर की गई है, लेकिन मार्केट में इस वक्त तो बिक रहा है 2500 रुपए का। डॉलर अगर 210 रुपए के करीब है तो मार्केट में तो है ही नहीं, अगर मिलेगा अभी तो 215, 220। वहां पर ही ब्लैक चल रहा है, शनाख्ती कार्ड का अलग रेट है, बिना शनाख्ती कार्ड अलग रेट है। हमारे मुल्क में हमेशा से मैं कंप्लेन करता हूं वर्दा कि हमारी फॉर्मल इकोनॉमी और हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी, माहिरीन कहते हैं कि हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी 300 अरब डॉलर के करीब है, मेरी नजर में 1200 अरब डॉलर के करीब है हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी। स्मगलिंग इतनी है, 2 नंबरी इतनी है, टैक्स से बचने के लिए लोग अपना कारोबार कागज पे लाते नहीं है, इसीलिए टैक्स बेस, टैक्स नेट बढ़ता नहीं है। खैर, इशूज बहुत सारे डिस्कस करेंगे अपने शो में, लेकिन पहले भी नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। महंगाई का हल इंतखाबात, कप्तान ने तमाम मसाइल का एक फॉर्मूला दे दिया। पीटीआई इलेक्शन के लिए फुल एक्शन में। आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन के बाद पोस्टमार्टम, मुकामी अदालत के हुक्म ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। अहले खाना की इजाज़त के बगैर पोस्टमार्टम से मुताल्लिक कानून क्या कहता है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मुल्क भर में बरसने के बाद बादलों ने कराची का रुख कर लिया। मंगल से बादल बरसने को तैयार हैं, लेकिन क्या इंतजामिया तूफानी बारिशों से निपटने को तैयार है या नहीं, जानेंगे आज के शो में। और 10 मुल्कों के बॉक्सर्स को चित करके दिखाया। गिलगित के मैदान में सब्ज हलाली परचम सर बुलंद करके दिखाया। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल जीतने वाले उस्मान वजीर भी आज मेहमान होंगे हमारे।
राइट। आजकल वर्दा जो है बड़े बॉक्सर्स को बुला रही है शो में, हर हफ्ते कोई ना कोई बॉक्सर वर्दा आजकल मैच चल रहे हैं और सब जीते हैं और ये सब हमारे हीरोज हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनको हम बुलाएं और उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह से ये लोग लड़ते हैं। और बॉक्सिंग, ओफ, जिस तरह का मैच आप जानते हैं, रेसलिंग हो गई, बॉक्सिंग हो गई, जिस तरह से लोग लड़ते हैं, इनके पंचेस फिर जख्मी होते हैं, खून निकलते हैं। तो हम हमेशा एथलीट और आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस वक्त हम आगाज करेंगे अपने शो का वेदर से। मौसम का हाल आपको बताएंगे। मुल्क भर में बारिशें हैं। कल रात भी घोटकी में बारिशें हो रही थी, सखर में बारिशें हो रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि आज कराची में भी मंगल से बारिशें शुरू हो जाएंगी और कराची वाले तरस रहे हैं बारिशों के लिए। नमी बढ़ती जा रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। और देखा जाए तो पिछले काफ़ी वक्त से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। जी सरफराज साहब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वेदर की, क्या अपडेट देंगे आप हमें, कब बारिश होगी कराची में? जी बहुत शुक्रिया जी। कराची में अभी कोई ऐसी मेजर बारिश का इम्कान नहीं है अगले चंद दिन तक। कुछ हो सकता है कि 22 तारीख को आंधी बांधी चल रही हो, इक्का जगहों में हो जाए कराची के, खासकर शुमाल मशरक और मशरकी साइड पे, लेकिन कोई इतना ज़्यादा इम्कान नहीं है। अलबत्ता यही कि जो लो क्लाउड्स रहते हैं दिन में, रात में, इनके नतीजे में कोई बूंदाबांदी जैसे हो जाती है ऑन एंड ऑफ। तो अगले चंद दिन तक इस तरह का है। देखें पहली 30 जून या पहली तारीख के बाद फिर इम्कान बनेगा कराची में मानसून के बाद। अच्छा ये बताइएगा सरदार साहब कि इस वक्त जो है रेंज की सूरत हाल क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह सिंध में बड़े ड्राउट्स आ रहे हैं, खुश्क साली है, हमारी ज़राअत मुतासर हो रही है, मुल्क में मौसम भी आप देखें, जानवर लाइफ स्टॉक मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त रेंज की सिचुएशन है क्या मुल्क भर में और ख़ासतौर पर सिंध में? देखिए सिंध में तो ये गुज़श्ता रात को जो कुछ जगहों में हुआ, जैसे सखर, रोड़ी और जैकोबाद, ये तीन चार जगहों में बारिश हुई है। उसमें सबसे ज़्यादा सखर में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड हो गई और रोड़ी में भी 34 मिलीमीटर हुई है। बाकी कहीं पे जैकोबाद में 12 या 13 हुई है और इसी तरह से लाड़काना में 1-8 मिलीमीटर तो अपर सिंध में हुई है फ़िलहाल। बाकी सिंध में अभी कोई इम्कान लग रहा था कि ये वेव जो गुजर रही है ये लोअर सिंध या सेंट्रल सिंध या फिर लोअर सिंध तक यानी हैदराबाद वगैरह तक भी आएगी, और इम्कान एक ये भी था कि कराची तक पे भी उसके असरात हो सकते हैं। तो देखें ये एक्चुअली जो एक वेस्टर्ली वेव भी आ रही है और इधर से अरेबियन सी से भी मॉइस्चर जा रहा है या विंड इस तरफ से भी ऊपर जाके कन्वर्ज हो रही है सखर से ऊपर, सखर और सिब्बी के दरमियान। तो इसी वजह से सखर में ज़्यादा बारिश हो गई। तो अब देखें वो नीचे आता है कि नहीं, लेकिन इसके इम्कान कम ही है कि इस करंट स्पेल से बाकी के सिंध के जो अजला हैं, ख़ासकर लोअर सिंध के कराची, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद और फिर नवाबशाह, इन अजला में बारिश होने का कोई अभी इम्कान इतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि इस साल इतनी ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान आपको नहीं नज़र आ रहा है, राइट? नहीं, मैं इस स्पेल की बात कर रहा हूँ, ये जो करंट स्पेल की बात कर रहे हैं। अच्छा सरफराज साहब ये बताइएगा कि गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ती चली जा रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूँ तो ये कब तक गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा इस तरीके से? कब तक थोड़ा मौसम बेहतर हो सकता है, खुशगवार हो सकता है? देखिए ये एक्चुअली कराची का एक पैटर्न होता है कि इसमें और पूरे लोअर सिंध में भी ये रहता है कि जब साउथ वेस्टर्ली जनूब मगरबी हवाएं, समुद्री हवाएं तेज़ और फ्रीक्वेंसी के साथ आती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर भी लाती हैं। तो टेम्परेचर तो आपने नोट किया होगा कि इतना ज़्यादा नहीं जा रहा, 34 या 35 रह रहा है कराची का। पिछले काफ़ी दिनों से, हफ्ता 10 दिन से यही रेंज चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 60 से 70%। यही मैं पूछना चाह रहा सरदार साहब, ये ह्यूमिडिटी कब तक बरकरार रहेगी? ये तो बरकरार रहेगी जी, इसी तरह रहेगी जब तक कि कोई मतलब कोई इसको ड्राई विंड ना आ जाए। तो ऑन एंड ऑफ इसी तरह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा ही रहती है इन दिनों में, अमूमन ये मामूल है यहाँ का कि जून के आखिर में फिर जुलाई में इसी तरह से रहता है। सरफराज साहब आखिरी सवाल जल्दी से बताइएगा कि ईद पे भी यही मौसम रहेगा, गर्मी शिद्दत की रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी? 1 जुलाई से शायद बारिशों का इम्कान है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बिल्कुल इम्कान है, मानसून का स्पेल सिंध में दाखिल होगा बाकायदा फर्स्ट बारिश के बाद भी तो गर्मी की शिद्दत हो ही जाती है, उससे इस हब्स में और इस गर्मी में कमी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डीजी मेट हमारे साथ मौजूद है सरदार सरफराज साहब। उनका ये कहना था ये जो इस वक्त बारिश का ख्वाब देख रहे हैं, बराए मेहरबानी ख्वाब देखना बंद कर दें। आपके यहाँ कोई बारिश नहीं होगी। अगर आपको बारिश के मजे लेने हैं तो लाहौर इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बारिश है और यहाँ कोई बारिश नहीं है। यहाँ सिर्फ नमी का तूफान है और ह्यूमिडिटी कायम रहेगी। जुलाई के फर्स्ट वीक में बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, तो ईद से पहले और ईद का जो सीजन होगा उसमें हम बारिशें देखेंगे। लेकिन बात हो गई है ईद की, तो वर्दा
ईद की क्या तो तैयारियां जानवरों का जिक्र भी होगा बिल्कुल कि उन बेचारों के साथ क्या सिचुएशन चल रही है। इस वक्त बारिशें होने वाली हैं अनकरीब, लेकिन मंडी की सूरत हाल क्या है इस वक्त, क्या वो लोग तैयार हैं बारिशों के लिए? कि मवेशी मंडी में अक्सर ऐसा होता है कराची और लाहौर में कि एक तो कीमतें आसमान पे होती हैं और फिर जब बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो उसमें मवेशी मंडियों का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। महंगाई ने एक तो खरीदारों को वैसे ही जो है वो मंडी से दूर कर दिया है, जाते तो हैं लेकिन परचेजिंग नहीं कर पाते कि वो अपनी जेब को देखते हैं, कभी वो मवेशी को देखते हैं कि भाई अब क्या सूरत हाल है, कितना कम करेंगे। एक तो प्राइस ही इतने चल रहे हैं तला कि यहाँ से शुरू हो रहा है तो कितनी बार्गेनिंग करेंगे। खैर हम बात करेंगे, मंडी का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बात करते हैं और पूछते हैं कि बताइएगा क्या कीमतें हैं फिलहाल और मंडी में क्या सूरत हाल है बारिश से निपटने के लिए। देखें जी, सबसे पहले मंडी की सूरत हाल क्या मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में जो मवेशी मंडी में ख़रीदारी है वो रात गए होती है। सुबह सवेरे जो है वो ख़रीदारों की वापसी होती है, तो हम यही देख रहे हैं कि यहाँ से लोग या तो मवेशी लेकर जा रहे हैं या खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। जो हमारी लोगों से बात हुई है, लोग यही शिकवा करते हैं कि जो कीमतें हैं वो गुज़िश्ता बरस की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से जो है वो बेशतर अफराद जो है वो खाली हाथ वापस लौट रहे हैं और इस उम्मीद पर हैं कि अगली बार जब आएँ मवेशी मंडी तो उनको मनपसंद जानवर मुनासिब कीमत पर मिल जाए। जहाँ तक बारिश की बात है तो मंडी इंतज़ामिया के मुताबिक बारिश से निपटने के इंतजाम कर लिए गए हैं। जो यहाँ पर हैवी मशीनरी चाहिए होती है वो यहाँ पर पहुँचा दी गई है, लेकिन जो ओपन टेंट्स के अंदर जानवर हैं उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है बारिशों के बाद। और क्योंकि यहाँ पर जो है वो बारिश से निपटने के लिए फ़ौरी तौर पर इंतजाम नहीं होते, इसी वजह से हम ये देखते हैं कि जब बारिश होती है तो उसके बाद जो व्यापारी हैं वो भी जो है वो जानवरों को जल्दी फ़रोख्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब बारिश के बाद जो है वो जानवर बीमार भी हो सकता है और ज़्यादा देर अगर पानी खड़ा रहे तो उससे जो है वो फिर जानवर की सेहत पर जो है वो बहुत ही संगीन नताइज जो है वो सामने आते हैं। जो इस वक्त की सूरत हाल है, इस वक्त जो है वो तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जानवर मवेशी मंडी में पहुँच चुका है। गुज़िश्ता बरस की निस्बत ये खासी तादाद कम नज़र आती है, लेकिन इस वक्त भी जो है बहुत बड़ी तादाद है जो कि मवेशी मंडी में नज़र आती है। लेकिन खरीदार जो है उसके मुकाबले में आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, बारिश हो जाती है तो मवेशियों को सेव करने के लिए, बारिश से निपटने के लिए कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं, इंतजाम क्या किए हैं? जी अभी आपको आवाज आ रही है हमारी? आई डोंट थिंक ही कैन हियर अस। लेकिन यकीनन वो बता रहे थे कि कुछ मशीनरी वगैरह बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए मंडी मंगवाई गई है। इन केस अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो फिर अगर पानी खड़ा हो जाए तो पानी को किस तरह निकाला जाएगा। लेकिन ऑफकोर्स जानवर परेशान होते हैं, स्पेशली जो जानवर खुले मैदानों में खड़े हुए हैं जिनके ऊपर टेंट नहीं है, वो बीमार पड़ जाते हैं, रेट बढ़ जाते हैं, मुश्किलात वहाँ पे जानवरों के जो लोग होते हैं। मैं एक और सवाल करना चाह रही थी यहाँ पे कि इंटीरियर साइज पे लंपी वायरस डिजीज दोबारा से आ रहा है, खत्म कभी नहीं हुआ था। हाँ, इट वाज देयर कभी कम हुआ था लेकिन हमेशा से चल रहा था और अभी भी चल रहा है और ये भी सुन रहे हैं कि बकरों में आ गया है। एग्जैक्टली, तो इस हवाले से ये बात करना चाह रही थी कि मंडी क्या सूरत हाल है और जो वैक्सीन मंगवाई गई थी वो कहाँ तक पहुंची है, लेकिन हमारी बात नहीं हो सकी है। बट लेट्स सी, इस दफ़ा कुर्बानी बड़ी मुश्किल लग रही है। तला अल्लाह खैर करे, रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन आई एम श्योर मंडी में लाइफ स्टॉक वाले और दूसरे डिपार्टमेंट्स में अपना काम कर रहे होंगे और मेक श्योर कर रहे होंगे कि सारे जानवर को वैक्सीन लगी हुई हो, कोई बीमार जानवर हो तो उसको बाहर लिया। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू मैं डिस्कस करना चाहता हूँ शो में, वो है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के हवाले से। हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में कानून का निज़ाम कैसा है। दुआ ज़हरा का अगर आप केस ले लें तो दुआ ज़हरा के वालिदैन और वकील अदालत में उसका नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट लहराते रहे, नादरा का निकाहनामा लहराते हैं, लेकिन अदालत जो है वो नादरा के सर्टिफिकेट्स को मानने को तैयार ही नहीं है। फिर हम क्यों बनवाते हैं नादरा के सर्टिफिकेट्स, क्यों है हमारा डेटाबेस? तो मैं हैरान हूँ। खैर यकीनन इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो फैमिली है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन फिर भी अदालत ने उनकी तदफीन के बाद ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि पोस्टमार्टम किया जाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये अदालतें, ये कानून हमारे सुकून के लिए, हमारे इंसाफ के हुसूल के लिए या हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए। खैर हमारे साथ मौजूद है मारूफ कानूनदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गुलाम नबी कुरैशी साहब। जैन कुरैशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम सर। पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से हम इस सिनारियो में देख रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की फैमिली कह रही है कि पोस्टमार्टम ना हो, अदालत ने कह दिया पोस्टमार्टम हो, तो क्या आपकी नज़र में उनकी फैमिली को इंसाफ मिल रहा है? क्योंकि फैमिली ने ओपनली कह दिया कि पोस्टमार्टम ना हो, लीगल तरीक़ेकार क्या है सर? अच्छा तला, इसके 2 सिनेरियोज हैं, 2 इवेंट्स हैं। एक तो है प्री बरियल सिनेरियो और दूसरा है पोस्ट बरियल सिनेरियो। मैं हैरान होता हूँ और मेरे लिए ये अजब की बात है
देखिए, ये काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन का बाकायदा पुलिस रूल 1934 में पूरा चैप्टर दिया गया है और उस चैप्टर में क्लियरली लिखा हुआ है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर कोई ऐसी मौत है, डेथ है जो अननेचुरल है, मर्डर हो सकता है जिसमें डाउट्स क्रिएट किए जा सकते हैं या किसी ड्रग्स के हवाले से हो सकती है, तो उसका पोस्टमार्टम ज़रूरी है। देखिए, ये जो मैं प्री बरियल सिनेरियो का डिस्कस कर रहा हूँ कि वहाँ पर एफिडेविट दिया गया और रिपोर्ट मांगी गई, क्योंकि पुलिस ने अपना काम करते हुए मजिस्ट्रेट के पास ले गए उसको और मजिस्ट्रेट ने वहाँ पर एक ऑर्डर पास किया, क्योंकि सेक्शन 174 एंड 176 जो डील करते हैं पोस्टमार्टम को इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, नो डाउट ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट है। उस वक्त एक मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने एफिडेविट को नज़र में रखा और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट को नज़र में रखा, उस पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी के बारे में ऑर्डर पास कर दिया कि वो ज़रूरी नहीं है, आप इसको बरी कर सकते हैं, इसका बरियल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पोस्ट बरियल सिनेरियो में। एक मजिस्ट्रेट पहले ही ऑर्डर पास कर चुका है और उसके बाद एक शहरी जो कि मेरा स्टूडेंट ही है, लॉ का स्टूडेंट है, उसने कोई एक एप्लीकेशन फाइल की मजिस्ट्रेट के पास और सुनने में यह है कि उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। भाई, पोस्टमार्टम होना चाहिए हम कब कहते हैं? अगर देखिए, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना करवाने में अगर रिश्तेदार, कोई फैमिली मेंबर एफिडेविट देता है तो वो शेयर इंटरफेरेंस है। इन्वेस्टिगेशन में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। अब मेरा सवाल, चूँकि देखिए, आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि हमारा जुडिशियल सिस्टम, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि एक मजिस्ट्रेट पहले ही ऑर्डर पास कर चुका है तो उस ऑर्डर पे फिर मजिस्ट्रेट कैसे ऑर्डर पास करता है? उसकी अपील उससे आगे वाली कोर्ट। यस। तो एक ही मजिस्ट्रेट के दो ऑर्डर्स प्री बरियल सिनेरियो में उसने ऑर्डर कर दिया, इजाज़त दे दी, उसके बाद वही मजिस्ट्रेट पोस्ट बरियल में इजाज़त देता है कि पोस्टमार्टम करें, ऑटोप्सी करें। तो ये जो है ना, देखें, इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है तला। ओके। अगर पोस्ट बरियल सिनेरियो में कोई टाइम लिमिटेशन पाकिस्तान में तो नहीं है। हाँ, कुछ ममालिक हैं जहाँ पर ज़रूर है, वहाँ भी 10 साल 30 साल, यहाँ पाकिस्तान में ये भी हुआ है 20-20 साल के बाद भी जो है पोस्टमार्टम करवाया गया, ऑटोप्सी करवाई गई है। जी कुरैशी साहब, यहाँ पे यकीनन एक ब्रेक का भी वक्त आ रहा है, तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुरैशी साहब कि अब फैमिली बड़ी डिप्रेस्ड है, सैड है, इस सिनारियो में आप कैसे समझते हैं फैमिली को रिलीफ कैसे मिलना चाहिए? सर, थोड़ा सा आवाज़ आपकी कट रही थी। कुरैशी साहब, फैमिली को रिलीफ कैसे मिलेगा? जो फैमिली है आमिर लियाकत हुसैन साहब की, वो चाहती है पोस्टमार्टम ना हो, उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे डू सर? देखिए, फैमिली के जज्बात अपनी जगह पर और सेंटिमेंट्स अपनी जगह पर। जहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है, जहाँ लॉ की बात आती है, वहाँ जज्बात और सेंटिमेंट्स नहीं देखे जाते। ये क्लियरली है कि चैप्टर 25, जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस रूल में कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये प्री रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है। फैमिली अगर एफिडेविट भी देती है, रिफ्यूज़ भी करती है, लेकिन उनको रोक नहीं सकती और पुलिस वाले उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। इसीलिए वो मैजिस्ट्रेट के पास गए थे। अब जब आप बात कर रहे हैं रिलीफ की, तो मैं समझता हूँ कि ये रिलीफ पूरी कौम के लिए होगा। सही फोरम पे उसको नॉक करके एक तो पहले करवा देना चाहिए था, लेकिन नहीं, अगर एम्बिग्यूटी है, कोई सवालात पैदा होते हैं, तो प्रॉपर फोरम पर आकर, क्योंकि मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास कर चुका है, ये कैसे हो सकता है कि अपने ही ऑर्डर को वो फिर साइड लाइन करके फिर दूसरा ऑर्डर पास करे? उसके लिए आपको एपलेट कोर्ट में जाना पड़ेगा। राइट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। गुलाम नबी कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, जीएन कानूनदान। यकीनन आपने बड़ी अच्छी रोशनी डाली कि एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मौजूद है, दूसरा मजिस्ट्रेट उसके ऑर्डर के ऊपर दूसरा ऑर्डर दे देता है। सोचने वाली बात है कि एक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को ओवर रूल कैसे कर सकता है दूसरा मजिस्ट्रेट? हायर कोर्ट्स में जाने चाहिए। सही फोरम का वो जिक्र कर रहे थे, हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए और वहां से फैसला आना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं।
आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और ब्रेक पे चलने से पहले मैं काफ़ी सारी डिस्कशंस की पॉलिटिक्स के ऊपर ही बात चल रही है क्योंकि हमारी सियासी सूरत हाल इस वक्त बहुत ही गमगीर हुई हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, डॉलर कहाँ जा रहा है, मईशत कहाँ जा रही है। इसमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी राय लेना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग किस तरह से देख रहे हैं हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन को, क्यों इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे और जो नई हुकूमत आई है ये मईशत को एकदम से लेके डूब गई है, मैं ये कहूँगी तलहा। जी हाँ, साथ साथ इमरान खान की कॉल पर हम जानते हैं कि पीटीआई कारकुनों और अवाम का मुल्कगीर एहतजाज भी छोटे बड़े शहरों में हुआ और एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए जिसमें लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज के दौरान लोगों ने महंगाई के खिलाफ शदीद नारे भी लगाए। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने एहतजाज में शरीक अफराद से वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया जिसमें इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के पास अवाम को मुश्किलात से निकालने का कोई फार्मूला वर्दा नहीं है। बिल्कुल। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर हम बात करें तो उसकी कीमतों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, गरीब लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। जब तक पाकिस्तान में करप्ट लोगों को हुक्मरानी मिलती रहेगी, कौम की तकदीर नहीं बदलेगी। ये बात हम सब जानते हैं और इस बात को एडमिट भी करते हैं। और कल रात को जो मुजाहरे हुए हैं और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हुआ एहतजाज बल्कि लंदन में भी एक बड़ा मुजाहरा हुआ है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद सियासी सूरत हाल पर उनकी क्या राय है, इस बारे में हम बात करेंगे। अमजद अली सैयद खानी हमारे साथ मौजूद है, शैडो कैबिनेट के मेंबर हैं, उनसे भी पूछते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पर। जी अमजद साहब बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे देखते हैं इस गवर्नमेंट को, क्या वो समझते हैं कि ये टेम्प्रेरी गवर्नमेंट है इसलिए इतना ज़्यादा यानी यहाँ मईशत डूब रही है और वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे? देखिए, थैंक यू आप प्रोग्राम में 21 है तो हर किसी पार्टी को उनका ताल्लुक हो, वो इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो एक कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते हैं इस गवर्नमेंट में। उनको यही भी नहीं पता है कि ये टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म है, या ये 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या 1 साल के लिए परमानेंट है। दूसरी बात है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान है वो इतनी खराब है कि लोगों का जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी पे उनका एक इकोनॉमिक सिस्टम में कॉन्फिडेंस ही नहीं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में अपना पैसा लेके जाना नहीं चाहता है। दूसरी बात है एक जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और दूसरी वजह से आपके पास जो है एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से लोग जो है वो एक अनहैप्पी हैं कि देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपके पास महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है और दूसरी वजह से लोगों के पास से बाइंग पावर निकल गया। लोगों के पास ये हर घर का अब ये मसला बन गया है कि चीज़ों की जो प्राइसेस है जो उनकी बियॉन्ड जो है कैपेसिटी निकल गई है, तो ये हर घर का मसला है। तो ओवरसीज भी जो है इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड हो रहे हैं। उनकी सारी फैमिली जो है इमरान खान की इस कॉल पे जो है वो बाहर निकल रहे हैं। उन्हें बहुत बड़े बड़े जो है ना यहाँ पे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। अब आप देखें जो मेजॉरिटी जो लोग आ रहे हैं इमरान खान की इस कॉल पे जो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं वो सब क्वालिफाइड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं। वो अगर अपनी एक दिन की जॉब को छोड़कर, अगर अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी सोशल एक्टिविटी को छोड़ के इस हिस्से में इसमें अपना हिस्सा ले रहे हैं, तो वो दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखिए हमें अपने मुल्क की फिक्र है, हमें अपने मुल्क की इकोनॉमिक की फिक्र है, हमें अपने लोगों की जो बढ़ती हुई महंगाई के पीछे जो पिस रहे हैं उनकी फिक्र है, हमारी फैमिली डायरेक्टली इफेक्टेड है। मेरा आप ये देखें, अगर मेरा भाई अपनी फैमिली को रन नहीं कर सकता, मेरे फैमिली के अफराद को और अपने करते, तो ये कितना बड़ा हमारे लिए एक फिक्र रहीमा है। इसी तरह ये पूरे मुल्क का हाल है। लोग अभी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, आप यकीन करो कि हर आदमी के पास यही प्रॉब्लम है कि इस वक्त 40% आपके पास पेट्रोल आपने इंक्रीज कर दिया है, 8% तो है आप के बिल्कुल इंक्रीज कर दिया है। मेरा छोटा भाई जो है ना एक आम छोटे फ्लैट में 3 कमरों में रहता है, 25,000 रुपये उसका बिजली का बिल है। जो आदमी गवर्नमेंट की जॉब करता है 60,000 रुपये है, हाउ ही कैन अफोर्ड इट 25,000 जस्ट फॉर द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा उसके अपने घर का है, बिजली है, बच्चों की तालीम है। तो जो लाइफ जो है
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों के जो है बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई है। और ये हमारे जितने भी पॉलिटिकल सेटअप है, जो पाकिस्तानी के जो एक अदलिया है, जो एक एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं पॉलिटिकल, उन्हें ये सोचना चाहिए कि देखें, जब भी पाकिस्तान एक रूट टू सक्सेस जाता है, जब पाकिस्तान अपनी उनकी इकोनॉमिक राइट पाथ पकड़ती है, जब हम अपनी एक इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, हम एक फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं, हम एक फ्री अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने फैसले खुद करें, तो हमारी टांगे जो है खींच ली जाती हैं। बड़े ऐसी बातें करेंगे तो कहेंगे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली सैयद साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे हमारे शो में, अच्छे इशू हाईलाइट किए यहाँ पर कि इस वक्त अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल दोनों ने मुल्क को बड़ा परेशान किया हुआ है। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में परेशान है, जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अशिया फरोनोश, खाने पीने के बिल, रोजमर्रा के एक्सपेंसेस जिस तरह बढ़ रहे हैं। नाश्ता महंगा हो गया, अंडों के रेट देख लें आप क्या हो रहा है, अंडा, दूध, आटा, चावल, चीनी, पत्ती, कुछ छोड़ा ही नहीं है, बचा गया है, कुछ भी नहीं कर सकते। और जहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि तलहा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो है ही है, जिसकी वजह से मईशत का बुरा हाल हुआ है। और हम जब बात कर रहे हैं साबका हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, तो उस हुकूमत के जो आखिर के 2 साल थे उसमें हमेशा पाकिस्तान का ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक रेट 5.6% तक बढ़ा है। कोविड के दौरान कोविड तक बढ़ा है, जबकि कोविड में बाकी ममालिक का क्या बुरा हाल था। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो वो -7% पे खड़े हुए थे। और इस साल हमें 7,000 अरब आवाम से निकालने हैं और 5% जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट है। विल दैट बी पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन इस वक्त मुआशी हालात और क्या हालात हैं मुल्क के सियासी तौर पर, इकोनॉमिकल, हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बड़े मारूफ मशहूर सहाफ़ी, आपका नाम है अनवार अदनान जाफरी साहब। आपने बड़े अवार्ड्स जीते हैं, दुबई में भी आपने बड़ी खिदमत सर अंजाम दिए हैं, दुबई की गवर्नमेंट ने आपको नवाजा है, साथ साथ अमेजिंग राइटर का अवार्ड आपको मिला है दुबई से, साथ साथ आपको एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का अवार्ड मिला है कराची आर्ट्स काउंसिल से। जाफरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। सवाल आपसे ये है सर, मुल्क किस डायरेक्शन में है? खान साहब की डायरेक्शन भी हमने देख ली, नून लीग की डायरेक्शन भी हमने देख ली, हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि मुल्क तो को लीड किया जाता है ना, तो हमारे पास इस वक्त पहला सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि हमारे पास लीडर है या नहीं है। तो जो मेरे एनालिसिस है उससे ये है कि इस वक्त जो मुल्क है ना, वो ऐसी गाड़ी में सवार है जिसका स्टीयरिंग नहीं है, देयर इज़ नोबडी एट द व्हील। तो वो फिर वाली बात है ना कि जहाँ जी सींग समाएंगे वहीं चला जाएगा। तो हमारे पास इस वक्त आवाम को ये फैसला करना है कि इस मुल्क की बागडोर किसी ऐसे शख्स के हाथ में आए जो एटलीस्ट क्लैरिटी हो उसके माइंड में ना, जिसका एक विजन हो और जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो जब मुझसे आप लोगों ने ये बात कही थी कि मुझे आके यहाँ पे लीडर पे बात करनी है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू योर प्रोडक्शन टीम। वो अगर वो फुटेज दिखा सकें जो उन्होंने उसमें निकाला है, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये टू बिगिन विद जो लीडर की जो हमारे पास इस वक्त एट द मोमेंट जो क्राइसिस है, लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो डटा रहता है, जो छोड़ के भाग जाए वो तो भगौड़ा होता है ना, है ना। लीडर का काम तो ये है, क्योंकि बात है कि जब आपने इतना बड़ा मनसब संभाला है तो कह लें सर कटवाने को फिर तैयार हो जाइए। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी नहीं है, एटलीस्ट अभी इस वक्त सामने तो नहीं है, कि जो आपके लिए नेवर से डाई वाला है साहब, जिसकी स्ट्रगल, अच्छा लीडर की स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होती। जिस वक्त वो इस मनसब पे आता है तब से लेकर राइट टिल द एंड, यानी कि जब तक उसकी सांसों की डोर है, उसका स्ट्रगल रहता है। तो मुल्क जो है इस वक्त एट द मोमेंट तो बिल्कुल लिटरली, हाँ अच्छा, ये आई एम वेरी थैंकफुल, ये जो फुटेज इस वक्त हमारी चल रही है, थोड़ा सा नाजरीन को ये बता दें, इमरान खान साहब स्टार्टेड हिज करियर एज अ मीडियम पेस बॉलर एंड इवेंचुअली ही बिकेम अ जेन्युइन फास्ट बॉलर। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि एक मीडियम पेस से जिसने स्टार्ट किया हो वो दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर बना हो, और वो जो कहते हैं टेयर अवे पे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो क्योंकि इस पर कमेंट इस तरह करें, इमरान खान साहब ने जब अपना करियर शुरू किया तो उनका ओपन चेस्टेड, जिसको आम फहम कहते हैं, उनका फ्रंट ऑन एक्शन था, जो क्रिकेट के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेक्ट है। 1971 का डेब्यू है, 79 तक उन्होंने इसी एक्शन पे गेन की है, मगर वो प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट थिंकिंग जो है ना उनकी, कि उसमें बदलाव लाने के लिए। यानी जाफरी साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सियासी करियर भी शुरू किया तो पहले वो मीडियम पेस पे थे, अब उनकी पेस बढ़ गई है, फास्ट पेस पे आ गए, उनको एक्सपीरियंस मिल गया है, कुर्सी पे बैठ लिया है, माहौल देख लिया है, अब वो लीडरशिप अच्छी दिखाएंगे। जब इन्होंने मिड 90s में पार्टी अपनी लॉन्च की तो पहले इलेक्शन में ये अपने हल्के से भी हार गए थे,
तो उन्होंने उसको गिव अप नहीं किया और तो बहुत मजाक भी हुआ था इस बात पे, इनको कहा भी गया था कि आप पॉलिटिक्स छोड़ दें। एग्जैक्टली तो वो बात वही ना, छोड़ के भाग नहीं गया वो शख्स, वो वहाँ डटा रहा। तो ये इसमें जो आपने इनकी कलर्ड फुटेज जो देखी जो भी हमारे सामने चल रही है, इसमें उन्होंने अपनी इस चीज़ को काउंटर कैसे किया। एक बहुत खूबसूरत लीप, वेरी फेमस लीप ऑफ इमरान खान वाइल बॉलिंग, तो उसमें ये कि जब वो जंप करते थे एक सर्टेन स्पॉट से और वो जितनी देर हवा में मुअल्लक रहते थे, he used to pull across his left shoulder, ensuring a perfect sideways on action which is technically correct. तो लगभग 8-9 साल का स्ट्रगल, और उसके बाद उस स्ट्रगल ने इवेंचुअली पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। तो दिस जस्ट शोज कि एक आदमी जो है वो कभी गिव अप नहीं करता, लीडर वो है, अच्छे लीडर की ज़रूरत है आपको, लीडर का फौदान है आपके पास, ये नहीं कि मुल्क में नहीं है, एट दी हेल्म ऑफ थिंग्स नहीं है। अच्छा अनवर साहब ये बताइए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हम तमाम आवाम की नज़र जो है वो खान साहब की तरफ है और उन्हीं को ही देखते हैं हम। आपको क्या लगता है कि आगे खान साहब की कॉल अगली क्या होगी? कल हमने देखा एहतजाज हुआ, 2 घंटे के लिए एहतजाज हुआ, उसके बाद ख़त्म हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर वही पेट्रोल की वही कीमतें हैं, बिजली में वही इजाफा हो रहा है, वही गैस की लोड शेडिंग है, 10 बजे के बाद घरों में गैस नहीं आती है। तो इससे फ़र्क क्या होगा? इनकलाब ऐसे तो नहीं आता। इनकलाब तो ऐसे नहीं आता, लेकिन इनकलाब हमेशा आवाम लेके आती है। तो बज़ाहिर तो ये ज़ाहिर है, जो बीइंग अ मीडिया प्रैक्टिशनर एज वेल, जो मैं भी टेलीविज़न पर देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, अखबारात में पढ़ रहे हैं कि आवाम साथ तो दे रही है, आवाम बाहर तो आ रही है, आवाम बुनियादी तौर पर सब पिसे हुए हैं। इस कदर वो कहते नहीं, वो चक्की के 2 पार्ट हैं, दे आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, वो उसमें पिस रहे हैं। तो फैसला तो करना पड़ेगा। मैंने जैसे भी इनकी फुटेज की बात की है ना, आपने जो उनकी देखें कि उन्होंने ये नहीं कह दिया कि यार चलो मैं ऐसा हूँ तो चलो ऐसा ही सही है, नहीं, वो कांस्टेंट जो आपकी वो है ना स्ट्रगल, वो जारी रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, मैं एटलीस्ट आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लेकिन डोंट यू थिंक, अभी बहुत सारे लोग जाफरी साहब आपको सुन रहे होंगे, और वो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इमरान खान साहब के चाहने वाले नहीं होंगे, नून लीग की साइड पे होंगे, वो कह रहे होंगे भाई वर्ल्ड कप जीतने में और मुल्क चलाने में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल है। क्या जवाब देंगे? मैं बताता हूँ आपको, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जैसे आप सैम्पलिंग करते हैं ना, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वो क्या है, वो सिर्फ बताना ये है कि जो है तो वही शख्स ना जिसने अपने 21 साल करियर में स्ट्रगल नहीं छोड़ी क्रिकेट में, तो वही कैरियर इनका आज कितना है, 25 साल से ज़ायद का है, उसमें भी स्ट्रगल जारी है। तो वो पर्सनैलिटी की बात हो रही है। देखिए मैंने अभी आपसे कहा ना, बात अपनी मैं दोहरा देता हूँ कि जो डट के खड़ा रहता है ना वो मर्द मैदान होता है, जो छोड़ के भाग जाता है वो लीडर तो बहुत दूर की बात है। जुल्फिकार अली भुट्टो भी डट के खड़ा हुआ था सर, उसको शहीद कर दिया गया। जो भी इस मुल्क के लिए डट के खड़ा होगा उसको गिरा दिया जाएगा। ये हिस्ट्री गवाह है कि पाकिस्तान के फायदे की जिसने बात की है उसको सर चुप करा दिया गया और बोला गया पाकिस्तान के नुकसान की बात करो। तो मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में क्या कहा था कि अपना सर देना पड़ता है। आपने अगर ये कहते हैं ना अमामा बांधा है आपने, तो फिर आप उसकी लाज रखें, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने आपको बात की ना, आई डोंट वांट टू, हमारी बात फिर जातियात की बात है कि लीडर हमेशा जगह पे खड़ा रहता है, छोड़ के भाग जाने वाला लीडर नहीं होता। लेट्स कंक्लूड दिस डिस्कशन। जो सवाल मेरा शुरू में था, लास्ट आपसे मेरे से ये पूछूंगा जाफरी साहब, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या ये मुल्क सही डायरेक्शन में? नॉट एट ऑल। मैंने आपसे ये भी इसका भी जवाब दिया था कि जो वो गाड़ी है जिसका व्हील नहीं है या स्टीयरिंग पे कोई चलाने वाला नहीं है, तो इस वक्त तो ये वाली बात है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह तवक्कल मुल्क चल रहा है, आवाम का ऐसे ही सूरत हाल है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, बस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और जाफरी साहब ने बड़ा अच्छा हमें समझाया है, समझने की जरूरत है, गाड़ी है स्टीयरिंग नहीं है, चले जा रही है, अल्लाह रहम फरमाए हमारे हाल पे। लेकिन वी कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस, हमें सोचना होगा कि हम मिन हैसल कौम एज अ नेशन, पाकिस्तानी होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सही लीडर्स को चूज करें और अपने मुल्क में सही कुर्सी पर उनको लेकर आए ताकि मुल्क तरक्की करे और इस परेशानी से निकले। वर्दा बिल्कुल जनाब, आवाम की बिल्कुल जिम्मेदारी है और हमें चाहिए कि हम वो जिम्मेदारी निभाएं। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। दुनिया बोल है में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और हमें अब ज्वाइन किया है मिस्टर फहीम खान ने। फहीम, वेलकम टू दुनिया बोल है। सुना है वीकेंड पे आपने बड़े धमाके किए, बड़ी पार्टी की है, बड़ी अय्याशी की है। अयाशी वाले वर्ड को अगर निकाल दे तो हाँ, बाकी चीजें जरूर हुई है। और पार्टी और अय्याशी में उतना ही फर्क है जितना साजिश और मुदाखलत में है, उतना ही फर्क है। तो हमने जो है वो मुदाखलत की है, साजिश नहीं की। और आपको बताएंगे अभी, उसकी कुछ क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। आज की सुबह आप लोगों की कैसी रही मुझे पता चला है कि आज की सुबह जो है उसकी शुरुआत मिस्र से हुई है।
जी हाँ, मिस्र की वर्दा ने बड़ा मिस्र के बारे में बताया कि मिस्र के इनकलाब की बात हुई थी। तो मैं आपको, जब मिस्र के इनकलाब की बात हुई थी, तो फिर आपको पता है मिस्र जो है वो हजारों साल पुरानी सकाफत है। और तुत खानम का जो है मुझे वो खंजर याद आ गया, जो कि उससे बना हुआ है, खलाई एक ऑब्जेक्ट है, उससे वो खंजर बना हुआ है और बड़ा ही वैल्यूएबल। तो नाज़रीन सोचने की, तुत खानम जो है वो रामेसेस मेरे ख्याल में 1 का टाइटल था, उनका नाम था, टाइटल तो उनका रामेसेस था। तो नाज़रीन आपको बताया चले कि मिस्र की सकाफत बड़ी ही अजीम है, यहाँ से क्लियोपैट्रा का भी एक किरदार निकलता है। और वहाँ जब सियासत में बात होती है तो सिर्फ आज के दौर में नहीं, बल्कि फ़िरौन के नाम से जिसे आप जानते हैं रामेसेस 2, वो भी उसी सियासत और उसी सियासत में जो वो एक कीना होता है उसका शिकार था, और उसी वजह से वहां की सियासत दुनिया पर असरअंदाज होती है। खैर, जहां मिस्र की बात हो रही है तो पाकिस्तान की बात करना भी बहुत जरूरी है, वरना और हम पाकिस्तान में बैठे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं। इसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तान में हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि मंगोलियंस को भी पहली शिकस्त मिस्र में ही हुई थी। खैर, आपको बताया चले नाजरीन के मुल्क के हालात आपके सामने हैं। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ जो कारोबारी हजरात हैं वो बड़े परेशान हैं। आपको पता है क्यों? आप और हम तो जॉब कर रहे हैं, इस वजह से हम उस प्रॉब्लम से जो है वो दो चार नहीं हो पाएंगे। लेकिन नाज़रीन आपको बताया चले कि 9 बजे दुकानें बंद करने का ऑर्डर हो गया और 11 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने का ऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जो कि स्पेशली बिजनेस करते हैं। जी, मसाइल का हल जानने के लिए, इन तमाम चीज़ों में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी, सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध बरादरी के, और असद हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी प्रेसिडेंट है कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, जी बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है इस बात पे, क्योंकि अगर देखा जाए तवानाई बहरान को मिटाने के लिए अगर हुकूमत ये इकदाम करने के लिए कह रही है तो इसमें बुराई क्या नज़र आ रही है? क्या थोड़ा बहुत, जब हम कोविड में अपने आप को बदल सकते हैं तो अभी अपने आप को थोड़ा सा हम चेंज नहीं कर सकते इन चीज़ों पर? जावेद कुरैशी साहब, पहले आप बताइए। सवाल दोबारा आप रिपीट करें, आवाज़ आपकी थोड़ी दिक्कत। जी जावेद साहब, मेरा सवाल ये था कि कोविड के दौरान भी हमने बड़ी मसाइल का सामना किया और उस वक्त भी हमने अपने टाइम ड्यूरेशंस थे जो मार्केट्स के वो कम किए थे। अभी भी तवानाई का बहरान से मुल्क गुजर रहा है, तो अभी इस सूरत हाल में अगर मार्केट्स के टाइम थोड़े से कम कर दिए जाएं, 10 बजे तक कर दिए जाएं, तो इसमें आपकी राय क्या है? क्या बुराई नज़र आती है आपको इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले तो बुराई तो हमें इसलिए नज़र आती है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल जो भी है, बिलखुसूस कराची और बिग सिटी जो भी पाकिस्तान के हैं, वो इस शदीद गर्मी में कस्टमर बाहर नहीं निकलता। ये बात पूरी हुकूमत को भी पता है और आवाम को भी पता है और तमाम मीडिया को भी पता है। पहले ही हमारा इस महंगाई के दौर में कारोबार ना होने जैसा है। उसके बाद इन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं हुकूमत ने कि जी आप 9 बजे जो है वो अपनी मार्केटें बंद करें, 10:30 बजे शादी हाल और 11 बजे आपके रेस्टोरेंट जो भी हैं वो बंद कर दिए जाएं। इन मामलात से हमारी मईशत नहीं संभलेगी। ये लॉलीपॉप देकर कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप ये देखें, आज से 8-10 रोज पिछले हफ्ते मिनिस्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 16 जून तक हम 5000 किलो मेगावाट सिस्टम में बिजली शामिल हो जाएगी और लोड शेडिंग 2 घंटे तक की हो जाएगी। उसके बावजूद भी आप ये देखें कि एक आधी 30 मिनट की भी लोड शेडिंग कम नहीं हुई। एक असियतनाक लोड शेडिंग, ये शदीद गर्मी, कारोबार और महंगाई की वजह से कारोबार ना होने जैसा है। लेकिन इसके बरक्स हमारे पास एक फार्मूला है जो हम हुकूमत को सजेशन देना चाहते हैं, वो ये है एथेनॉल की, यानी पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ दौर में 2006 के अंदर एथेनॉल जो है पायलट प्रोजेक्ट में शुरू किया गया था, बिलखुसूस अपना कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में। खुदा जाने उस प्रोजेक्ट को क्यों बंद कर दिया गया। उससे ये एथेनॉल एक ऐसा मतलब ईंधन है जो गन्ने से जो चीनी जब बन जाती है वो पानी बन होता है, वो पेट्रोलियम में मिक्सिंग के बाद हम अपनी जो है ज़र मुबादला अरबों डॉलर हम बचा सकते हैं। इस वक्त दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और हिंदुस्तान अरबों डॉलर इससे यानी वो बचत कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक ज़रूरी मुल्क है, हालांकि जो गन्ने की जो फसल है ज़हर कातिल है ज़राअत के लिए, लेकिन उससे हमें मुस्तफीद होने के लिए ये जो प्राइसेस पेट्रोल की जो बढ़ रही हैं, इसमें 20% हम एथेनॉल शामिल कर दें
इस पेट्रोल के अंदर, तो हमारा ज़रिए मुबादला 4.2 अरब डॉलर की हम बचत कर सकते हैं। खुदा जाने हुकूमत इस पे क्यों नहीं काम। जावेद साहब आपके मशवरे बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन जहां आपने ये रीजंस दिए हैं कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आवाम बाहर नहीं निकल सकती, तो मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान में दुबई से ज़्यादा गर्मी नहीं है, और दुबई और अरब ममालिक जो है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, और वहाँ पर भी वर्किंग आवर्स को लेकर के काम मैनेज किया जा सकता है। लेकिन 2-3 चीज़ें आपकी बहुत वैलिड है जो कि आपने बताई हैं, पर गर्मी इसका फैक्टर बिल्कुल नहीं हो सकता है। असद साहब, आपको शामिल करना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि 11 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने की बात हो रही है, अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहें तो मेरे ख्याल में तकरीबन न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो यही बताते हैं कि 8 बजे के बाद आपको रात का खाना नहीं खाना चाहिए, और 11 बजे तक का अगर रेस्टोरेंट्स को टाइम है, तो क्या हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है अपनी मेरी? जी जी बिल्कुल। देखिए भाई, बात ये कि यहाँ पे लाइफस्टाइल की बात नहीं है। लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत सारे मौके पड़े। हम कारोबारी लोग हैं, हमसे मुशावरतें हैं कि अगर लाइफस्टाइल को चेंज की। यहाँ पे तो एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है, वो एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस, चलो मैं मानता हूँ एनर्जी क्राइसिस है, पाकिस्तान के मामला खराब हैं, मुल्क की हालत खराब है, बेहतर करने और हम लोगों ने करने, हम कारोबारी लोगों ने करने हैं। कहीं और से पैसे कमाए नहीं जाएंगे, कारोबारी लोग ही कारोबार करेंगे तो पैसे कमाए जाएंगे। मगर भाई ये जुल्म, ये ज्यादती इस तरीके से बार बार, अभी हम कोरोना से उठे हैं, कोरोना को अभी तक कोरोना को हमने जो है वो बर्दाश्त करते करते कोरोना से अभी हम बाहर नहीं आए, उसके नुकसानों से भी, और हम उसके नुकसान होने से पहले जो है यहाँ पे अपना ये एक और नुकसान कर बैठे। आप बताएं कितनी बड़ी ज्यादती है हमारे साथ। और आप जो ये बात बोल रहे हैं कि हमें जो है उसका मसला है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और नॉन हेल्दी लाइफस्टाइल, ये तो एक अलग चीज़ है भाई। इसके लिए तो चलो बैठ के बात करें, आप उसके लिए बैठ के बात करके एक सिस्टम बनाया जाएगा, मगर उससे पहले कम से कम जो है वो हमारे काम को, कारोबार को खोल देंगे, इस तरह से ज्यादती ना करें। दुकानों तो वैसे ही 8 बजे काफी जगहों पे बंद हो जाती है, फिर भी 9 बजे तक का उन्होंने टाइम दिया, उनकी मेहरबानी है। लेकिन असद साहब ये बताइए कि रेस्टोरेंट्स की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो वीकडेज में तो 11 बजे का रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो मेरे ख्याल से इतना असर नहीं होगा, क्योंकि सबके नेक्स्ट डे ऑफिस होते हैं, स्कूल्स होते हैं। अलबत्ता हाँ, वीकेंड्स पे शायद आपके कारोबार पे ज्यादा असर पड़े। बात ये, कराची शहर है, इसके अंदर कोई मोनोमेंट नहीं है हमारे पास, इसके अंदर कोई काम नहीं है। लोग टेंशन में, परेशानी में, तकलीफों में है। अगर अपनी तकलीफों से और टेंशनों से और परेशानियों से जो है वो रात को आके बैठते हैं किसी होटल पे, किसी जगह पे, हमारे पास क्या चीज है आप मुझे बताएं कराची में, माँ सिवाय कुदरती समंदर के अलावा। असद भाई अपनी तजावीज पेश करें, असद भाई अपनी तजावीज पेश करें। असद साहब, व्हाट रिकमेंडेशंस यू हैव? बात सबसे पहले ये है कि अगर आप चाहते हैं कि, अच्छा दूसरी बात, एनर्जी क्राइसिस में हमारा तो रोल ही नहीं है कोई, हमारा तो रोल ही नहीं है कि हमने कुछ इसमें ऐसा है कि जो है वो हमने कोई जो है वो बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर लेनी है। हमारे 80-70% बिजली तो 24 घंटे इस्तेमाल हो रही है। हर रेस्टोरेंट के अंदर 12 फ्रिज, 15 फ्रिज, 20 फ्रिज पहले से मौजूद है, अब वो चल रहे हैं। कुल मिला के 8 घंटे का हम काम करते हैं, उस 8 घंटे के अंदर हम क्या बिजली ले लेंगे आप मुझे बताएं? पूरे रेस्टोरेंट की 30% बिजली हमारी ज्यादा इस्तेमाल होती है। राइट असद साहब, जावेद साहब आप अपनी रिकमेंडेशन दीजिए सर। जावेद साहब, राइट असद साहब, जावेद साहब। मैंने तो रिकमेंडेशन जो आपको दी है, इसके अंदर कम से कम हुकूमत हमें इतना जरूर मौका दे कि हम कोविड से निकले 2 साल तक, और इस वक्त कारोबार महंगाई की वजह से ना होने की वजह से हुकूमत हमें कुछ रिलीफ दे। और हम बार बार आपके मीडिया पर आकर ये बात कहते हैं, आपने यही टाइमिंग देनी है, तो आप कमर्शियल फीडर पे 0 लोड शेडिंग क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? आप क्यों झूठ बोलते हैं कौम से आकर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि हम इतनी जो है कि हमारी जनरेशन बढ़ जाएगी बिजली की और हम ये लोड शेडिंग खत्म कर रहे हैं। यानी पूरा शेड्यूल आप ये बैठकर, ये मीडिया इस चीज का गवाह है। इसलिए खुदारा हम पर रहम करे, हमारे बच्चों पर रहम करे, ऐसा जुल्म हम पर ना करे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जावेद कुरैशी हमारे साथ, हनीफ हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात बिल्कुल हकीकत है कि हुकूमत ये बात अनाउंस तो कर देती है कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोड शेडिंग मुस्तकिल हो रही है, गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के एक नौजवान की। अगेन जी हाँ, हम अपने शो में हमेशा से एथलीट्स, खिलाड़ियों को, आर्टिस्टों को लेकर आते हैं और उनके टैलेंट को उजागर करते हैं। मैं हमेशा से ही कहता हूँ पाकिस्तान में टैलेंट बहुत कदर नहीं, लेकिन हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम इस कदर को दिलवाएंगे, हम उनको वो रिस्पेक्ट दिलवाएंगे जिसकी वो मुस्तहक है। पाकिस्तान के एक और नौजवान ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। उस्मान वजीर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस वक्त आपको मालूम है कि बॉक्सिंग के रिंग में हम हमारे पाकिस्तानी
बिल्कुल, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, मैं ये अभी थोड़ी देर पहले जो हम असद साहब से बात कर रहे थे, रेस्टोरेंट के लिए बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊंगा कि तलहा वो एग्री करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ अपने बिजनेस को देख रहे हैं। वो एक अवामी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ना हमारे कारोबारी हजरात तैयार हैं, ना ये लोग तैयार हैं। ये एक बड़ा अलमिया है हमारा। हमारे पास हमारे वेरी ओन उस्मान साहब मौजूद हैं और हमारे साथ लाइन पर भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये चैंपियनशिप, जिसमें 10 ममालिक को हरा करके जो है वो आपने इस टाइटल को जीता है। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, पाकिस्तान का परचम बुलंद करके कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल, आप लोग का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो में इन्वाइट किया। डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हो रहा है। ये मेरा तीसरा टाइटल है पाकिस्तान के लिए जो मैंने विन किया है, और वो भी अपने होमलैंड गिलगित बल्तिस्तान में। तो मुझे बहुत खुशी है कि इसी तरह मैं कामयाब के लिए पाकिस्तान के लिए मैं बहुत सारे टाइटल्स जीत रहा हूँ। जबरदस्त। उस्मान, मुझे बताइएगा आपकी इंस्पिरेशन कौन है बॉक्सिंग के लिए? मोहम्मद अली किले साहब या फिर माइक टायसन? कौन, किससे इंस्पायर होकर, किसकी बॉक्सिंग को देख करके आपने ये सोचा कि मैं भी जो है वो बॉक्सर बनूंगा? डेफिनेटली आपको पता है मोहम्मद अली किले ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है हमारे बॉक्सिंग में, और वो खाली रिंग के अंदर उनके वो नहीं है कि लाइक रिंग के अंदर खाली उनकी अच्छी फाइट, वो बाहर आपको पता है कि बहुत सारे उन्होंने मतलब ऐसे काम किए हैं कि जिनसे पूरी दुनिया मतलब इंस्पायर है। तो डेफिनेटली मोहम्मद अली किले तो ही हैं। उसके साथ जो मेरे फेवरेट फाइटर वो जॉर्ज लिनारेस हैं, वो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जो बॉक्सिंग से मैं फॉलो करता हूँ। उस्मान, ये बताइएगा कि 10 ममालिक के मुख्तलिफ बॉक्सर्स आपके साथ मौजूद है, सबसे ज़्यादा टफ टाइम आपको किसने दिया? बिल्कुल, जो मेरी लास्ट फाइट थी वो अभी जो मैंने खेली वो थाईलैंड के अगेंस्ट थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड राउंड में मैंने नॉकआउट किया। बहुत मुझे खुशी हुई, और मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से 10 कंट्रीज़ पाकिस्तान आई, जिन्हें हमें हेल्प किया। जो पाकिस्तान आर्मी है, हमारे जो FCNA कमांडर है जवाद अहमद साहब, जो GB स्कॉट्स है, SCO है, और गिलगित पुलिस है, इनने हमें बहुत अच्छा सिक्योरिटी दिया, और बहुत अच्छा ये इवेंट कामयाबी से हुआ इनकी वजह से। और माशाल्लाह जो 10 कंट्रीज़ आए थे वो भी बहुत खुश हुए। फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान, उसके बाद गिलगित आए, और आपको पता है गिलगित में तो स्पोर्ट्स पाकिस्तान बहुत पीछे है। आपको पता है यहाँ पे कंट्रीज़ नहीं आ सकती एक दो, तो गिलगित 10 कंट्रीज़ आई, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए। उस्मान, अपने करियर के सफ़र के बारे में बताइए। आपने कहाँ से अपना करियर शुरू किया? कौन से आपके उस्ताद थे जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी, और किसने आपको सपोर्ट किया फाइनेंशियली स्पेशली टू रीच दीज टारगेट्स, टू अचीव दीज टारगेट्स? बिल्कुल, मैंने 2015 में अपना करियर स्टार्ट किया, और जो स्पोर्ट की बात है तो मैं 8 फाइट्स मैंने विन किए हैं, जिसमें 3 टाइटल्स हैं। और जो GB गवर्नमेंट है उनकी तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला आज तक किसी फाइट में, और इवन ये लास्ट फाइट थी इसमें मुझे सपोर्ट नहीं मिला। आपको पता है कि जो हमारे XPM है और जो करंट हमारे जो CM गिलगित बल्तिस्तान है खालिद खुर्शीद साहब, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमेशा ये टूरिज़म और स्पोर्ट्स की बातें करते हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं। आप देखें 10 कंट्री आई हैं गिलगित में, और वहाँ का ना CM वहाँ पे मौजूद है, ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर मौजूद है, और वो बस TV में देख रहे हैं। तो आप बताएं कि अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो ये अगर ये रियल अगर सपोर्ट करना चाहते हैं अगर टूरिज़म या स्पोर्ट्स को, तो इनको चाहिए कि हमें मुझे सपोर्ट ना करे, वो तो सपोर्ट करे। तो डे फर्स्ट से आज तक इन्होंने मुझे तो सपोर्ट नहीं किया। हाँ, जो मेरे प्राइवेट जितने भी सेक्टर्स हैं स्पॉन्सर्स के, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अभी तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, हमारे साथ मौजूद है। और आप बेशक हमारा पाकिस्तान फ़ख्र हैं, आपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसी के साथ ही ब्रेक का वक्त हो चुका है, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। जितनी भी महंगाई हो जाए, जितना ही पेट्रोल महंगा हो जाए, शौक का कोई मोल नहीं होता, और शौकीन अफराद रोडों पर निकलते हैं। और मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कितने अय्याश हैं फ़हीम खान, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जब भी वीकेंड आता है संडेज को, ये फेज 8 का रुख करते हैं, महंगी महंगी मोटरसाइकिलों में महंगा पेट्रोल हाई ऑक्टेन डाल के निकलते हैं, और फिर देखिए अपना पैसा ये किस तरह काला करते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे फ़हीम से। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज बड़ी ज़बरदस्त सुबह हमारी हो चुकी है दुनिया बोल है में,
और हमारे साथ ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्पेशल ग्रुप मौजूद है जिसका नाम है अल्फा ग्रुप। बेहतरीन बाइक्स, बेहतरीन बाइकर्स, और सुबह सुबह इनका शौक ही निराला है भाई, बाइक पे बैठ के निकल जाते हैं। मेरे लिए तो उस पर बैठना अज़ाब हो गया था, तो मैंने इनसे पूछा अजलाल साहब से कि आप इस पर बैठते कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं पीछे वाली सीट पर बैठता ही नहीं हूँ, मैं आगे ही बैठता हूँ हमेशा चलाने के लिए। खैर इनके जो अल्फा ग्रुप नाम है, तो फिर इनके जो अल्फा हैं उनसे भी जो आपकी बात करवाते हैं। ज़फ़र हमारे साथ मौजूद है। ज़फ़र प्लीज़ जॉइन अस। ये आप इस ग्रुप के फिर अल्फा ग्रुप के अल्फा कैसे बन गए? सर बस ऐसे ही जैसे ग्रुप बनता जाता है। मैं तो कहता हूँ जो बाइक्स है ना, बाइक्स मतलब जो असल पैसे है ना वो ब्रदरहुड के, तो एंजॉय करते हैं ना ब्रदरहुड को, तो सुबह मिलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इन तमाम बाइक्स में से, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं जिनके बाइक्स का शौक है, उसमें से सबसे अच्छी बाइक्स कौन सी है? नहीं कोई एक तो होगी ना जो रोड किंग है, हार्ले, जिसमें मैं अभी आया था। बाइक्स है ये, बाकी स्पोर्ट्स आती है, बाकी स्पोर्ट बाइक है जो ज़्यादा तेज चलती है, तो हर किसी का अपना शौक के ऊपर है। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका बॉस? अच्छा, ये माइक आपका हुआ, राव साहब। तो राव साहब ये बताइए कब से बाइक चला रहे हैं? ऑलमोस्ट 2 ईयर, तकरीबन सबको 2 साल होने वाले हैं यार। एक साथ सोचा था कॉलेज से निकल के कि कुछ करते हैं, या धूम फिल्म बड़ी देर से देखी? सब एनोनिमस थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। तकरीबन ये ग्रुप जो है वो 2 साल से ही ऐसा ही कोई एस्टैब्लिश है। ज़बरदस्त मुझे बताया कि 2 साल से आप लोगों ने किया। नॉर्मली जब आप बाइक लेते हैं तो यू राइड अराउंड, रोम अराउंड द सिटी, उसके बाद ऑब्वियसली यू गेट टू नो द पीपल ऑब्वियसली। ज़बरदस्त। उसके बाद जो है वो वंस यू नो द पीपल, देयर इज सर्टेन टाइम आफ्टर लर्निंग कि आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो ताकि यू कैन डू द लॉन्ग राइड्स। और ऑब्वियसली वी बी ब्लेस्ड कि हाईवे पे हमें अलाउ किया हुआ यहाँ पे। ज़बरदस्त। ओके जी, अब हमारे साथ एहसन मौजूद हैं जो कि इनके लीगल एडवाइज़र हैं। बकौल ज़फ़र मुझे पता चला लीगल एडवाइज़र हैं। तो आइए एहसन से बात करते हैं। हम जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और हम सेफ्टी को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं कि भाई हर चीज़ जो करें सेफ्टी के थ्रू करें, ठीक है। अब ये बाइक्स हैं, जैसे ये क्रूजर्स हैं और बाकी हमारे पास सारी सुपर स्पोर्ट बाइक्स हैं, ठीक है। सुपर स्पोर्ट्स की कैटेगरीज में आती हैं, दे गो रियली फास्ट, ठीक है। तो हम उसको देयर इज़ अ रीज़न के सिटी के अंदर नॉर्मली वीकडेज़ के अंदर आपको नज़र नहीं आती। हम वीकडेज़ पे निकलते हैं, ऐसे खाली रोड्स पे आते हैं ताकि एटलीस्ट उसको इतनी स्पीड पे चला सकें कि बाइक जो है वो गर्म भी बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि उसके हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे चला सकें और कोई इशू भी ना हो। अब अगर ट्रैक की बात करें तो ट्रैक का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास ये होगा कि हम जो है वो इस तरह से, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे पब्लिक ट्रैफिक लोग भी जा रहे हैं, डेफिनेटली इट्स अ पब्लिक रोड, हम किसी को रोक नहीं सकते। सेफ्टी के लिए भी जरूरी, डेफिनेटली उनकी भी सेफ्टी, हमारी भी सेफ्टी। तो एक ट्रैक होने से ये बेनिफिट होगा हमारे पास कि वी विल बी एबल टू यूज़ द बाइक्स ऑन दैट ट्रैक, वहाँ पे चलाएंगे, वहाँ पे टेस्ट रन करेंगे, एक सेफ्टी जो है वो मेंटेन होगी। ज़फ़र, मैं एक मरतबा फिर आपको चाहूँगा कि इधर ज्वाइन कर लें। फ्यूचर प्लान्स क्या है आप लोगों के? जैसे कि उन्होंने बता दिया कि आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप इसे प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते एज ए स्पोर्ट, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कहीं पर ट्रैवलिंग जो है वो आप लोग कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों के राइड के क्या प्लान्स हैं आगे? अभी फिलहाल तो हमारा जो प्लान है वो तो ये है कि मौसम थोड़ा सही हो जाए तो हमने इरादा किया है कि गवादर तक की हम ट्रिप करेंगे। गवादर तक की करेंगे जी। अच्छा। और बाकी ट्रैक की जहाँ तक बात है, ट्रैक यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम जब भी ऐसा मौका मिलता है कि जैसे आपने भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ये बात कर सकें, तो ट्रैक मौजूद नहीं है, वो हम जो है ना गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं बार बार कि आप इसका ट्रैक भी बनाएं। दूसरी बात ये पूरी दुनिया के अंदर ना इसको स्पोर्ट्स को बड़ा मोटिवेट किया जाता है और बड़ा इससे जीडीपी भी बड़ी होती है। आप देखें इंडिया के अंदर एक देश के नाम से शायद एक ट्रैक बनाया हुआ उन्होंने, जो बड़ा उनकी जीडीपी बड़ी जो है जनरेट करता है। अज़रबैजान जैसी कंट्री में फार्मूला 1 का ट्रैक बना दिया है, तो पाकिस्तान हमारे सिंध के अंदर बहुत स्पेस है, मतलब बन सकता है, बिल्कुल सहूलियात भी हैं, लेकिन इस तरफ बस उनकी तवज्जो दिलाने का थोड़ा सा जो है ना गवर्नमेंट का बस वो है कि वो उस वक्त तवज्जो दें तो बिल्कुल सकता है कि नहीं बेहतरीन ऐसा ही हो सकता है। तो यार ज़रा मैं चाहूँगा कि हम ज़रा हार्ले की तरफ जो है वो आ जाएँ थोड़ा सा, क्योंकि लोगों में जो है वो अभी तक ये बाइक जो है ये बड़ी फिल्मी बाइक्स चल रही हैं, है जी, कि मूवीज़ के अंदर देखी जाती हैं, वैसे नहीं देखी जाती। तो मुझे ये ज़रा बताएं कि ये ईज़िली अवेलेबल है? माइक दें इजलान भाई, मैं सही नाम इजलाल भाई, माशाल्लाह जी। इजलाल भाई, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है ना इनकलाब की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। आपकी कैब देख के ना मुझे वो याद, जाहिद हामिद साहब याद आ गए। इनकलाब की वैसी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यानी लाल है भाई, लाल है भाई, लाल है। ठीक है जी। इजलाल भाई मुझे ये बताइएगा कि ये पहले तो बाइक के बारे में बताएं। रोड किंग है ये? देखिए ये हार्ले डेविडसन की रोड किंग है, 2014 मॉडल। ओवरऑल जो बाइक्स जो हैं वो आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्रूजिंग, रेसिंग और एडवेंचर। ओके। क्रूजिंग बाइक्स होती हैं जो कि थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ। क्रूजिंग बाइक्स बहुत तेज़ चलानी, सही। रेसिंग बाइक्स तेज़ चलाने की होती है,
एडवेंचर बाइक्स होती हैं कच्चे में चलाने की, ओके, यहाँ पे ऑफ रोड। ठीक, ये किस कैटेगरी में आती है रोड किंग? दिस इज अ क्रूजिंग, ओके, एंड दिस विद इन हार्ले डेविडसन दिस इज कॉल्ड अ बैगर। बैगर बिकॉज़ इट हैज बैग्स। ओके, ठीक है। दिस इज 1750 सीसी एयर कूल। ये हार्ले डेविडसन में कुछ सालों तक जो है वो कोई रेडिएटर नहीं, तो ये बेसिकली क्रूजिंग कैटेगरी है। ओके, जिसको कहते हैं ना राइडिंग प्लेजर, ये राइडिंग प्लेजर के लिए। इसमें कोई तेज चलाने का कहीं कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बस आप इसके साउंड को एंजॉय करें, करें, इसकी कंफर्ट को। इसका एक देखिए ना, एक ये हार्ले डेविडसन पूरी दुनिया में जो है वो एक हेड टर्नर कहलाती है। आप ऐसा ही गुजर जाएं, ऐसा ही है, और जब तक आप गुजरते रहते हैं तब तक जो है वो बेसिकली लाइक अ शो स्टॉपर। ऐसा ही है। तो हार्ले डेविडसन का एक अपना फन है, एक इसकी बहुत बड़ी एक पीछे से लेगेसी है। बैक टू जफर। थैंक यू सर। अच्छा जफर, मैं फाइनल वर्ड्स चाहूँगा आपके कि अब आपने फैसिलिटीज़ का बता दिया अवेलेबल नहीं है, आपने बता दिया बाइकर्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने ये भी बता दिया कि आप लोग प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप्स और टूर्स भी आप लोग ट्रैवल लॉग्स प्लान कर रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस शौक़ के लिए आपको भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिली होगी, तो जो लोग चाहते हैं या जिनके पास ये बाइक्स हैं, अगर कोई लोग आपको राइड पे ज्वाइन करना चाहें, क्या फैसिलिटीज़ किस तरीके से किया जा सकता है? अगर लोग आपके साथ जाना चाहें या कोई आपको फैसिलिटीज़ चाहें कि भाई आपसे मिल सके उन्हें राइड के लिए, तो क्या होगा? मतलब लोगों को किस तरीके से इंगेज किया जाएगा, मैं ये जानना चाहूँगा। सर देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे अभी लालू ने बताई, सबसे पहले तो हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। वो सबसे ज़रूरी है, वो सबसे ज़रूरी है। जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे तभी सारी चीज़ें सही होंगी। ठीक है, अब जैसे उन्होंने बात की कि दुबई के अंदर, क्योंकि दुबई में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसा ही है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक आपने बात की कि हमें ज्वाइन करने की, तो हम कैजुअल राइड करते हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे मैंने बताया कि प्लान किया हुआ है गवादर की राइड का, तो जो हमें ज्वाइन करना चाहता है वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम उसको ज्वाइन करेंगे उसके साथ। और ज़्यादा फैसिलिटीज़ की बात है तो वो भी हम आपको पॉइंट आउट कर चुके हैं कि वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, फैसिलिटीज़ तो हाँ, तो उसकी वजह से भी हमें हर्डल तो आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक पैशन है हमारा। ठीक है जी, तो देखा आप सबने कि फ़हीम ने किस तरह से एंजॉय किया है, और फ़हीम याशी बकौल तलहा के, और तलहा के दिल से आवाज़ निकल रही है, अंदर से दिल की गहराइयों से आवाज़ निकल रही है तलहा के, क्योंकि फ़हीम आप इनको लेके भी नहीं गए, एक दफ़ा पूछा भी नहीं। नहीं, मैं इस वजह से मैं कहा कि हीट स्ट्रोक का खतरा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने तलहा को कहा कि आप ना चले, मैं हो आता हूँ। सो दैट्स व्हाट वी एंजॉयड अ लॉट। खैर, थैंक यू सो मच। और तलहा, बाइक्स भी हमने चला ली हैं, पेट्रोल के पैसों का भी पता चल गया है, शौक का भी पता चल गया है, लेकिन एक अंग्रेजी वाला शौक जो है वो हमें दोबारा लगने वाला है नाजरीन, क्योंकि कोविड की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी अब बिगड़ने लगी है, हाथ से निकल रहा है कोविड, और पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। एक मरतबा फिर हमें ऐसा लग रहा है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, पर हमें कोविड की जो रेगुलरिटीज़ हैं वो हो सकता है एक बार फिर फॉलो करनी पड़े। इस वक्त मुल्क में फ़हीम जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो इस वक्त 3% पे है, यानी जितने भी टेस्ट हो रहे हैं तकरीबन 3% पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। और साथ साथ जो बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 1460 से ज़ायद केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हो चुके हैं। बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं जो पॉजिटिव हैं, ताहिर खान साहब हैं, कमाल काजी साहब हैं, राहिल कुरैशी मेरे कज़न हैं, अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहतयाब करे। लेकिन कहने का आपको बताने का मकसद ये है कि ये मत समझिए कोरोना चला गया है, ये मत समझिए कि एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करना है, अब भी अलर्ट रहिए और ख्याल रखिए। और 2 लोग अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं कोविड की वजह से, इनका 1 जून को कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। खैर, मजीद जानेंगे कोविड की सिचुएशन के हवाले से। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सईद खान, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि कोविड जो दोबारा से वापस आ रहा है मुल्क में, क्या वजह है इसकी, क्या एहतियाती तदाबीर हम नहीं कर रहे, हम दोबारा अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ गए हैं, क्या ये वजह है इसकी? जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। 5वीं लहर के बाद कोविड काफ़ी थम गया था, उसकी लहर काफ़ी ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब कोविड ओमिक्रॉन की एक नई सब वेरिएंट नमूदार हुई पूरी दुनिया में, खुसूसन अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, और रिसेंटली पाकिस्तान में भी इस सब वेरिएंट जिसको नाम दिया गया BA.5 और 4, ये दोनों सब वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। और इसका मसला ये है कि जो पिछले एंटीबॉडीज़ है इस पर कारामद नहीं है, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनको 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इस
ये वेरिएंट उनको लिए ख़तरे का बाइस बन रही है। तो हमें चाहिए कि वैक्सीन की बूस्टर डोज का अहतमाम करें, क्योंकि 6 महीने के बाद पिछली वैक्सीन की जो तासीर है वो कम पड़ जाती है और नए आने वाले वेरिएंट इस पे ज़्यादा असर करती है। तो इसी वजह से ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में पिछले 2 महीनों में 1% से कम नंबर्स थे, लेकिन अभी ये जिस तरह आपने कहा 3% तक ये नंबर्स जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। और रियल में ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त टेस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन अगर टेस्टिंग ज़्यादा की जाए तो ये नंबर मज़ीद रियल में बढ़ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, वैक्सीनेशन को कंटिन्यू करें, कि इसका वाहिद हल हमारे पास अभी भी वैक्सीनेशन है। और अगर वैक्सीन को लगे हुए 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है तो सेकंड डोज या बूस्टर डोज की लगाने की ज़रूरत पेश आ रही है। अब माहिरीन जो है सेकंड बूस्टर डोज की तरफ भी जा रहे हैं। अगर किसी को बूस्टर डोज लगाए, यहाँ एक सवाल में आपसे जी डॉक्टर साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, सॉरी टू कट यू ऑफ। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने बताया कि ये सब वेरिएंट है, तो ये डेल्टा फैमिली का सब वेरिएंट है या ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, ये भी प्लीज क्लियर कर दीजिएगा। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन के अंदर मजीद वेरिएशन आ रही, म्यूटेशंस आ रही है, जो ओरिजिनल ओमिक्रॉन से मजीद तब्दीली, जेनेटिक तब्दीली आ रही है। और इससे जो पिछले वेरिएंट के हिसाब से ये एंटीबॉडीज़ पे पिछली एंटीबॉडीज़ का आरामद नहीं होती है, और इस वजह से ये नए वेरिएंट की शक्ल में सामने आ रहा है और बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासर हुए हैं। कोरोना एक सीरियस बीमारी है। सिर्फ अमेरिका में 1 मिलियन लोग की डेथ्स हुई है, मतलब 10 लाख लोग में अजल बने हैं। तो एक सीरियस बीमारी है, हमें भी इसको सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी वेरिएंट आया है नया, ये इतना खतरनाक है जितना पहले वाला वेरिएंट था, जानलेवा हो सकता है ये साबित हो कि जो पहले बीच में एक वेव आई थी वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी, वो नज़ले खांसी से ही सही हो गई थी? अच्छा, इसमें जो स्टेटिस्टिक्स अभी तक है तो ये इसके ज़्यादा खतरनाक होने की कोई निशानदेही नहीं है, लेकिन ये फैलता तेजी से है, और जब ये तेजी से फैलता है तो ज़्यादा लोग मुतासर होते हैं, और उसमें ज़्यादा लोगों में से फिर कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले लोग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद कर दिया। कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम, इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक होगा तो आपके ऊपर ये वायरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करेगा। प्रोग्राम अब तमाम होता है। तलहा को, फ़हीम को, अबरदा को दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोविड से बचिएगा, एहतियाती तदाबीर पर अमल कीजिएगा। इट्स स्टिल देयर। स्टे ट्यून, देखते रहिए बोल न्यूज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।